नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के जिला नागौर से है। नागौर जिले में एक डीडवाना नाम का गांव पड़ता है। इस डीडवाना गांव का रहने वाला होता है रवि सिंह। रवि सिंह पेशे से एक छोटा सा किसान होता है। रवि सिंह के पास मात्र 5 एकड़ ज़मीन होती है। उसी में रवि सिंह अपनी खेती किसानी का काम किया करता था। रवि सिंह के पास 4-5 पशु भी होते हैं। रवि सिंह उनकी देखभाल खुद किया करता था। रवि सिंह एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होता है और वह दिन रात मेहनत करके अपने घर का अच्छा खासा गुजारा चलाया करता था। रवि सिंह के परिवार में उसकी 2 बहुएं होती हैं। बड़ी बहू का नाम काजल होता है और छोटी बहू का नाम रीना होता है। बड़ी बहू काजल, जिसके पति की 4 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी बड़ी बहू काजल देवी विधवा हो चुकी थी। क्योंकि काजल के पास उसका 2 साल का बेटा था, इसीलिए वह काजल अब भी इस घर में रुकी हुई थी। अब छोटी बहू रीना होती है, जिसका पति अर्जुन फौज में नौकरी किया करता था। अर्जुन सिंह 5 साल पहले फौज में भर्ती हुआ था। अर्जुन सिंह इस समय देश सेवा करता था। अर्जुन सिंह बहुत ही ईमानदार और देश प्रेम करने वाला फौजी होता है। रवि सिंह के पास उसका परिवार बहुत ही अच्छा और ठीक ठाक चला करता था। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। रवि सिंह नहीं जानता आगे चलकर उसके साथ बहुत बड़े बड़े कांड होने वाले हैं। इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजरता है। रवि सिंह अब बीमार रहने लग जाता है। रवि सिंह अपने मन में सोचता है कि अब मेरे बुढ़ापा आ गया है और अब मेरे से खेती किसानी का काम नहीं किया जाएगा और ना ही मेरे से पशुओं का काम होगा। एक दिन रवि सिंह थक हार कर अपनी दोनों बहुओं को कहता है कि बहुओं, अब मैं पशुओं को बेच दूंगा, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से पशुओं की देखभाल नहीं होती। तब दोनों बहू अपने ससुर से कहती हैं कि पिताजी, हम दोनों मिलकर खेती किसानी और पशुओं का काम कर लेंगे। ये बात सुनकर रवि सिंह बड़ा खुश होता है। अब जो छोटी बहू रीना होती है, वह अपनी जेठानी काजल को कहती है कि काजल, तुम घर का काम संभाल लो और मैं खेती किसानी और पशुओं की जिम्मेदारी ले लेती हूँ। इसी तरीके से रीना खेती किसानी का काम करना शुरू कर देती है। साथ ही पशुओं की देखभाल, पशुओं को चारा डालने का काम करना शुरू कर देती है। ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजरता है। एक तारीख आती है, 10 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है। रीना अपनी जेठानी काजल को कहती है कि काजल, मैं खेत में जा रही हूँ पशुओं को वो चारा काटने के लिए, तुम घर का काम काज ख़त्म कर लेना। बस ये 2-4 बातें करने के बाद रीना अपने घर से दरांती लेकर खेत में चली जाती है और पशुओं के लिए चारा काटना शुरू कर देती है। परंतु गांव का दबंग सरपंच होता है, जिसका नाम मक्खन लाल होता है। मक्खन लाल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खूबसूरत और जवान महिलाओं पर गंदी नज़र रखता था। जैसे ही मक्खन सिंह उस रवि सिंह की बहू रीना को आते हुए देखता है, तो उसकी नीयत में कमी आ जाती है और वह रीना को कहने लगता है, देखो रीना, तुम्हारा ससुर रवि ने मेरे को कुछ महीनों पहले 5 लाख रुपए कर्ज में लिए हैं। अगर उसने अभी तक 5 लाख रुपए नहीं लौटाए हैं। इसके बाद रीना कहती है कि सरपंच साहब, मेरे पति 2 महीने बाद घर पे छुट्टी आएंगे, तब मेरे ससुर का लिया हुआ सारा कर्जा आपको लौटा देंगे। ये बात सुनकर महिला अपने काम में लग जाती है, परंतु मक्खन लाल एक बड़ा ही नीच आदमी होता है। फिर वह रीना देवी को कहने लगता है, देखो रीना, तुम्हारे घर पे तुम्हारी जेठानी है, वह विधवा हो चुकी है। तुम्हारा ससुर रवि भी अब बीमार हो चुका है। तेरा पति घर पे नहीं रहता है, तुम्हारा ध्यान कौन रखता होगा। ऐसी ऐसी बातें ये मक्खन लाल रीना के साथ करता है। तब रीना उस मक्खन लाल की चालाकी को समझ जाती है, लेकिन मक्खन लाल सिंह वह होता है जो रीना को अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता है। परंतु जो रीना होती है, वह कहती है, हम गरीब ज़रूर हैं, कर्जा ज़रूर लेते हैं लोगों से लाखों रुपए का, परंतु जो हमारी इज्जत है वह किसी के लिए बिकाऊ नहीं होती है। ऐसा रीना उस मक्खन लाल को कहती है। तब मक्खन लाल को गुस्सा आ जाता है और रीना को कहने लगता है, अगर तुम्हारे ससुर ने आज के आज मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा।
फिर रीना को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और रीना बिना कुछ सोचे समझे उस सरपंच मक्खन लाल के गाल पे 2-4 तमाचे जड़ देती है। दबंग सरपंच मक्खन लाल को जैसे ही तमाचे मारे जाते हैं तब सरपंच का पूरा गाल लाल हो जाता है, लेकिन सरपंच को भी इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। बदले में सरपंच भी रीना के गाल पर 2-3 तमाचे मार देता है, लेकिन जैसे ही दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, उस झगड़े को देखकर 1-2 किसान वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर किसान दोनों के बीच बचाव करने लग जाते हैं, लेकिन दबंग सरपंच मक्खन लाल महिला रीना देवी को धमकियां देता है कि एक दिन तुम्हें घर से उठाकर लेके आऊँगा और अपने बिस्तर तक मैं तुम्हें ज़रूर लेके आऊँगा, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा कांड करूँगा, तुम पूरी उम्र भर याद रखोगी। ऐसी ऐसी धमकियाँ सरपंच साहब रीना को देने लगता है। फिर रीना सरपंच साहब की सभी बातों को नज़रअंदाज करके चारा काट के अपने गांव की तरफ चली जाती है, लेकिन गांव आने के बाद रीना इन सब बातों को न तो अपनी जेठानी को बताती, न ही अपने ससुर को बताती है और यह है जो महिला रीना देवी होती है, यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। आगे चलकर दबंग सरपंच मक्खन लाल रीना देवी के साथ क्या करने वाला होता है, इस सब के बातों के बारे में रीना देवी को कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो दबंग सरपंच मक्खन लाल होता है, वह मन में ठान चुका है कि कैसे भी डरा धमका के और कैसे भी करके मैं इन लोगों से, इस महिला रीना देवी से बदला ज़रूर लूँगा, क्योंकि मक्खन लाल एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास पैसे और पावर दोनों होती हैं। लेकिन कुछ दिनों का टाइम चला जाता है। एक तारीख आती है, 30 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है। रीना और काजल दोनों अपने घर में कामकाज कर रही होती हैं। उसी समय काजल अपने ससुर रवि को कहती है कि ससुर और पिताजी, घर का राशन पानी ख़त्म हो गया है और राशन पानी खरीद कर लेके आ जाओ। रवि उसी समय काजल से कुछ पैसे लेते हैं और शहर चला जाता है। शहर से घर का सारा राशन पानी खरीद कर ले आना। इसी तरीके से काजल देवी कुछ पैसे लेती है। पैसे लेने के बाद उसी समय घर से निकल जाती है, शहर के लिए चली जाती है। अब रीना अपने घर में अकेली रह जाती है। इसके बाद थोड़ा वक्त गुजरता है और रीना देवी अपने ससुर रवि को कहने लगती है, पिताजी तुम घर पे बैठकर आराम करो, मैं खेत से चारा काटने जाती हूँ। उसी समय रवि कहने लगता है कि ऐसा करना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन रीना कहने लगती है कि पिताजी तुम पहले ही बीमार हो, अगर तुम खेत में जाओगे तो और ज़्यादा बीमार हो जाओगे। जैसे तैसे करके रीना अपने ससुर को मना लेती है। मनाने के बाद रीना देवी खुद अकेली दरांती लेके खेत में चारा काटने के लिए चली जाती है। रीना जैसे ही खेत में जा रही होती है तो उस दबंग सरपंच मक्खन लाल का नौकर सुरेश कुमार महिला को खेत में जाते हुए देख लेता है। सुरेश कुमार नौकर उसी समय अपनी मालिक मक्खन लाल को कहता है कि वो है महिला जो रीना देवी होती है, वह खेत में आज भी अकेले ही चारा काटने के लिए आई है। फिर मक्खन लाल अपने नौकर से कहता है कि उसी ने मेरे को 2-3 थप्पड़ मारे थे, उस थप्पड़ का जवाब आज मैं उससे दूंगा। परंतु जो सुरेश होता है नौकर, वह कहता है कि चलो आज उस महिला को हम उठा लेते हैं। लेकिन जो नौकर सुरेश है वह उसकी बात मक्खन लाल मान जाता है और उसी समय अपने घर से बुलेट मोटरसाइकिल निकालता है। फिर साथ में अपने एक पिस्तौल भी लेता है। फिर नौकर सुरेश को अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बिठाता है और मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में मक्खन लाल वह खेत में चला जाता है। खेत में जाने के बाद देखता है रीना देवी अपने खेत में चारा काट रही थी। मक्खन लाल और सुरेश नौकर दोनों खेत में चले जाते हैं और खेत में जाने के बाद महिला आज से मक्खन लाल सरपंच बात करता है और डरा देता है और अपने मन में सोचने लग जाता है सरपंच कुछ गलत करने वाला है। महिला पूरी तरीके से डर जाती है। मक्खन लाल उसी समय महिला के पास जाता है और महिला को कहने लगता है कि आज मैं तेरे साथ कुछ करने वाला हूँ। आज मुझे पता चल गया है कि अब जैसे ही सरपंच की ये बातें सुनती है तो रीना देवी अपनी दरांती उठाती है, सरपंच की तरह तान देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। लेकिन मक्खन लाल सरपंच कुछ कम नहीं होता है। मक्खन लाल उसी समय पिस्तौल निकालता है और रीना देवी के कनपट्टी पे तान लेता है। हाथ में दरांती भी छीन लेता है। मक्खन लाल सरपंच अब इस महिला रीना देवी को कहता है कि तुम्हें अब मेरे साथ कमरे में जाना पड़ेगा। जो तुम्हारे खेत में कमरा है उसमें मेरे साथ चलो। अब जैसे ही रीना देवी को यह बात कही जाती है तो रीना देवी काफ़ी डर जाती है, क्योंकि रीना जानती थी कि दबंग सरपंच के हाथ में
पिस्तौल है उसने मेरे कनपट्टी पे लगा रखी है, अगर मैंने कुछ किया तो यह मेरे को गोली मार देगा। अब रीना देवी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और चुपचाप सरपंच साहब के साथ कमरे में चली जाती है और सरपंच साहब आप कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और महिला रीना देवी के साथ गंदा व गलत काम करना शुरू कर देता है। मक्खनलाल इस महिला के साथ तब तक गंदा व गलत काम को अंजाम देता है तब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती, और जैसे ही मक्खनलाल की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं इसके बाद मक्खनलाल अपने नौकर को कहने लगता है कि देखो सुरेश, अगर तुम्हें भी बहती गंगा में गोता लगाना है तो तुम भी लगा सकते हो। जैसे ही नौकर सुरेश को यह बात कही जाती है तो सुरेश मान जाता है। सुरेश भी उस महिला के साथ गंदा और गलत काम को अंजाम देना शुरू कर देता है। इसके बाद नौकर सुरेश महिला रीना के साथ गंदा व गलत काम को तब तक अंजाम देता है तब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही मक्खनलाल सरपंच और नौकर सुरेश की इच्छाएं पूरी हो जाती है तो मक्खनलाल उस महिला रीना देवी को डराता है और कहता है कि अगर तुमने गांव में किसी को ये बात बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। इसके बाद तुम्हारे परिवार के पूरे सदस्य को मेरे ही खेत में दफना दूंगा। ऐसी धमकियां देता है तो रीना देवी डर जाती है। रीना देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि गांव का दबंग सरपंच है, यह कुछ भी कर सकता है, यह उसके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। अब जैसे ही मक्खनलाल और उसका नौकर सुरेश पूरे काम को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल के माध्यम से गांव वापस आ जाते हैं। जैसे तैसे करके रीना देवी यह सारा काम ख़त्म होने के बाद खेत से चारा काटती है और सीधे अपने गांव में आ जाती है। लेकिन घर में आने के बाद रीना देवी ना तो यह बात किसी को बताती है, ना ही अपनी परिवार में अपनी जेठानी को और अपने ससुर को भी नहीं बताती। यह रीना देवी की सबसे बड़ी भूल होती है। लेकिन रीना देवी अपने मन में सिर्फ एक ही बात सोचती, चलो यह काम एक बार हो गया है, आगे नहीं होने वाला है। लेकिन रीना नहीं जानती थी कि आगे चल के उसके साथ बहुत बड़ा कांड होने वाला है। अब जैसे यह घटना घट जाती है इसके बाद रीना देवी होती है अपनी जेठानी काजल को कहने लगती, काजल अब से हम दोनों मिलकर काम करने वाली हैं, पहले घर का कामकाज खत्म करेंगे, इसके बाद हम दोनों खेत में जाया करेंगे। लेकिन काजल कहने लगती कि मैं खेत का काम नहीं कर सकती, मैं तो घर पे ही काम करूँगी। लेकिन फिर इसके बाद रीना काफ़ी देर तक अपनी जेठानी को समझाती, कहती है कि मैं एक नौजवान महिला हूँ, मैं खेत में अकेली जाती हूँ, ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। ऐसी बातें होती हैं तो काजल सामने कहती है कि ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलने के लिए तैयार हूँ। अब दोनों मिलकर घर का काम खत्म करती हैं, फिर दोनों चारा काटने के लिए खेत में चली जाती है। ऐसे ही कई दिनों का वक्त गुजरता है। एक तारीख आती है, 10 जुलाई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है। रवि सिंह की आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब तो हो चुकी थी, रवि सिंह की दवाइयाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। उसी समय रवि सिंह अपनी बड़ी बहू काजल को कहने लगता है कि मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी है और मुझे आज शहर में जाना पड़ेगा, इसलिए ये दवाइयाँ खरीद कर लानी पड़ेगी। उसी समय काजल देवी अपने ससुर सिंह को कहने लगती है कि पिताजी मुझे भी अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने, ऐसा करते हैं हम दोनों आज शहर में चले जाते हैं और शहर में जाने के बाद तुम्हारी दवाइयाँ खरीद लेंगे और अपने कपड़े भी खरीद लूँगी। रवि सिंह ससुर जो मान जाता है। इसके बाद जेठानी जो काजल होती है वह रीना को कहती है, रीना आज तुझे खेत में अकेले ही जाना पड़ेगा, तुझे अकेले ही चारा काट के लाना पड़ेगा। रीना कुछ देर तक तो कुछ वो बातें करती है, फिर वह कहने लगती, चलो कोई बात नहीं, तुम शहर चली जाओ, मैं चारा काटने के लिए अकेली चली जाती हूँ। इसके बाद आधे घंटे का वक्त गुजरता है। जो ससुर रवि होता है उसकी बड़ी बहू काजल शहर चली जाती है। फिर थोड़ा वक्त गुजरता है। रीना देवी अपने घर से दरांती उठाती है और दरांती लेने के बाद वह खेत में चारा काटने के लिए अकेली चली जाती है। अकेली जाने के बाद दुर्भाग्य की यह बात होती है कि मक्खनलाल मोटरसाइकिल लेकर खेतों की तरफ आ रहा होता है। मक्खनलाल की नज़र जैसे ही रीना पे पड़ती है तो रीना देवी मक्खनलाल को देख के घबरा जाती है, परंतु मक्खनलाल की जो नीयत होती है वह रीना देवी पे ख़राब हो चुकी थी और साथ में उसके जो नौकर सुरेश है वह भी होता है। रीना देवी आज भी खेत में अकेली आई है, ये बातें मक्खनलाल और सुरेश दोनों आपस में करते हैं। सुरेश नौकर कहने लगता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मक्खनलाल और सुरेश को कहता है कि चलो मेरी मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ, खेत में चलते हैं। सुरेश नौकर उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है और सरपंच साहब अपने इस नौकर सुरेश को लेकर रीना के खेत में आ जाते हैं। रीना देवी हर रोज़ की तरह आज भी खेत में चारा काट रही होती है और रीना देवी मक्खनलाल को आते हुए देख कर डर जाती है। रीना देवी सोचने लग जाती है कि आज भी उसके साथ गलत व गंदा काम होने वाला है। वास्तव में होने ही वाला यही था। मक्खनलाल सरपंच आज भी अपने पिस्तौल तानता है और मक्खनलाल
हाल खेत में इधर उधर चारों तरफ देखता है तो खेत में दूर दूर तक कोई भी किसान दिखाई नहीं देता है। मक्खनलाल सरपंच उसी समय रीना देवी पर पिस्तौल तानकर कहता है कि खेत में बने कमरे में चलो, और कमरे रीना देवी काफ़ी डर जाती है और मक्खनलाल के साथ खेत में बने कमरे में जाने लग जाती है। साथ में ही नौकर सुरेश होता है, वह भी चलने लगता है। फिर नौकर सुरेश और मक्खनलाल दोनों मिलकर रीना देवी के साथ गंदा व गलत और घिनौना काम करते हैं। दोनों तब तक गंदा और गलत काम करते हैं तब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। फिर दोनों मोटरसाइकिल लेकर अपने गांव वापस आ जाते हैं। रीना डरी सहमी सी आज भी फिर चारा काट कर गाँव वापस आ जाती है। आज के समय में भी रीना देवी सारी बातों को छिपा लेती है। रीना देवी की यह दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है। शाम के तकरीबन 5 बजे का टाइम होता है और रीना देवी अपने ससुर रवि और जेठानी काजल दोनों शहर से वापस आ जाते हैं। और दवाइयाँ लेने के बाद अब काजल देवी देखती है कि रीना काफ़ी गुमसुम और काफ़ी उदास बैठी है। काजल पूछने लग जाती है कि रीना ऐसी क्या बात हो गई है जो तू इतनी उदास बैठी है। तब रीना काजल को और रीना देवी आज भी झूठ बोल जाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पशुओं का चारा लाने गई थी तब थोड़ी सी थक गई हूँ, इसलिए थोड़ा सी तबीयत सी ख़राब है। फिर काजल कहती है कि चलो मैं खाना बनाती हूँ, तुम्हारे लिए खाना खा लो। और फिर खाना खा के रात को सभी सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 25 जुलाई 2026 का दिन होता है। सुबह के करीब 8 बजे का टाइम होता है। काजल अपने ससुर को दवाइयाँ देती है और ससुर को दवाइयाँ देती कहती पिताजी समय पर खाना खा लेना और खेत में मैं चारा काटने जा रही हूँ। तब रीना कहने लगती काजल तुम खेत में तो जाती हो लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, आजकल माहौल ऐसा है। लेकिन रीना साफ शब्दों में काजल को कुछ नहीं बताती है। थोड़ा सा वक्त गुजरता है। काजल अपने घर से दरांती उठाती है और खेतों की तरफ चली जाती है। काजल होती वह खेतों की तरफ जाने के बाद उसी समय मक्खनलाल का नौकर सुरेश काजल को खेतों में आते हुए देखता है और मक्खनलाल को कहता है कि देखो आज रीना नहीं उसकी बड़ी जेठानी काजल खेत में चारा काटने के लिए आई है। सुरेश उसी समय भागता है। मालिक मक्खनलाल को ये सब बातें बताता है। मालिक एक ज़रूरी बात है जल्दी सुनो। फिर जो सुरेश होता है वह अपने मालिक मक्खनलाल को कहता है कि आज रीना तो नहीं वो उसकी जेठानी काजल खेत में बिल्कुल अकेली आई है, चलो उसके साथ भी हम मज़े करते हैं। आज नौकर सुरेश और मक्खनलाल दोनों बड़े खुश होते हैं और फिर मक्खनलाल अपनी पिस्तौल लेता है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और दोनों जो रीना का खेत होता है उसमें चले जाते हैं। सरपंच अपने नौकर के साथ खेत में पहुंचता है और मक्खनलाल पूरे खेत में इधर उधर देखता है। दुर्भाग्य की बात यह होती है कि खेत में दूर दूर तक कोई नहीं होता है, दोनों के सिवाय। इसके बाद मक्खनलाल सरपंच होता महिला काजल के पास जाता है। काजल देवी चारा काट रही होती। काजल देवी बिल्कुल अनजान होती है, उसको जरा सा भनक नहीं थी कि आज उसके साथ कितने बड़ा हादसा होने वाला है। महिला काजल देवी होती वह कहती है कि सरपंच साहब आज आप कैसे आए। फिर सरपंच साहब कहता है कि तुम्हारे ससुर ने मेरे से कुछ लाखों रुपए उधार लिए थे, वह पैसे तुम्हें कर्जे में वापस लौटाने होंगे। अगर तुम्हें कर्जा नहीं लौटाया तो तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। अब जैसे ये बातें काजल के सामने रखी जाती है तो काजल देवी को गुस्सा आ जाता है। काजल देवी सरपंच को धमकियाँ देती है और कहती है कि मेरे हाथ में दराती है, अगर मैं तुम्हारे गला काट दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा गंदा व घिनौना काम कभी नहीं करूँगी। उसी समय सरपंच साहब काजल देवी के कनपट्टी में पिस्तौल तान देता है और कहता है कि तुम्हारे खेत के बने हुए कमरे में चलो, नहीं तो तुम्हारे सर कनपट्टी में गोली मार दूंगा। तब जो काजल होती है वह डर जाती है और दनाती भी उसके हाथ से छीन ली जाती है। फिर काजल देवी के कनपट्टी में पिस्तौल तनी ही रह जाती है और फिर काजल देवी चुपचाप खेत के बने हुए कमरे में चलने लग जाती है। फिर कमरे के अंदर जाने के बाद मक्खनलाल पूरा कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता। अब मक्खनलाल होता है जैसे ही उसने रीना के साथ गंदा व गलत काम किया था वैसा ही वह काजल के साथ भी गंदा व गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। काजल देवी सरपंच के साथ हाथ जोड़ने लग जाती है, लेकिन सरपंच उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। तो सरपंच की जब तक इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती सरपंच तब तक उस गलत काम को अंजाम देता रहता है। जैसे ही सरपंच
की इच्छा पूरी हो जाती है तब सरपंच उस नौकर सुरेश को कहता है कि सुरेश तुम भी थोड़े से मज़े ले लो। अब उसके बाद सुरेश भी महिला के साथ गलत व गंदा काम करना शुरू कर देता है। सुरेश नौकर भी तब तक गलत व गंदा काम करता है जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही दोनों का काम खत्म होता है, अब मक्खनलाल सरपंच अब रीना की तरह महिला काजल देवी को भी धमकियां देता है और कहता है कि अगर तूने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं पूरे परिवार को जान से मार दूंगा, सबसे पहले तुम्हें गोली मारूंगा। काजल को भी ऐसी ही धमकियां दी जाती। काजल डर जाती है। काजल भी अपने मन में सोचने लग जाती है कि यह दबंग सरपंच, इसके पास पैसे और पावर दोनों होती हैं, इसकी पहुंच भी बड़ी ऊपर तक होती है, यह तो कुछ भी कर सकता है। इसी तरीके से अब यह मक्खनलाल होता है, वह अपने नौकर सुरेश को लेकर खेत से बाहर आता है और मोटरसाइकिल लेकर शराब के ठेके की तरफ चला जाता है। लेकिन काजल देवी होती वह चारा काटती है और ना ही कुछ काम करती और ना ही वह खेत का चारा काटती। काजल देवी सीधे अपने घर पे चली जाती है। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद काजल देवी अपने घर पर पहुंचती है और काजल देवी घर के अंदर प्रवेश करती है। तब रीना पूछने लग जाती है कि काजल, आज तुम खेत से चारा क्यों नहीं लाई? काजल उसी समय अपनी देवरानी के लिपट कर रोना शुरू कर देती है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है और कहती है कि खेत में मेरे साथ गलत काम हुआ है। रीना पूछने लग जाती है, ऐसा तेरे साथ क्या हुआ? इसके बाद काजल देवी रीना को कहती है, मक्खनलाल सिंह सरपंच और उसका नौकर सुरेश आए थे और लाखों रुपए मांग रहे थे। पिताजी से पैसे न लौटाने के बाद दोनों ने मेरे साथ गलत व गंदा काम किया। दोनों लोग मेरे को घसीट के खेत में बने कमरे के अंदर ले गए। बारी बारी से दोनों ने मेरे साथ गंदा व गलत काम किया। रीना देवी जैसी काजल की इन सारी बातों को सुनती है तो रीना देवी भी रोना शुरू कर देती है। रीना देवी जैसे ही रोने लगती है और काजल से पूछने लगती है, तू क्यों रो रही है? तब रीना भी अपनी बात बता देती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही गलत व गंदा काम किया है। अब जैसे ही दोनों बातचीत कर रही हैं तब उनके ससुर रवि सिंह होता है, वह चारपाई पे बैठा होता है। रवि सिंह को भी सारी बातें सुनाई देती हैं। इसके बाद रवि सिंह अपनी इस सारी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। रवि सिंह बारी बारी से अपनी दोनों बहुओं को पूरी कहानी पूछता है। दोनों रोती हुई अपने ससुर को पूरी कहानी सुना देती है। रवि सिंह कहने लग जाता है कि चलो हम तीनों पुलिस स्टेशन चलते हैं। लेकिन अब रीना और काजल कहने लगती है पुलिस थाने में गए जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। गाँव का सरपंच है, वह एक दबंग सरपंच है, उसकी पहुंच ऊपर तक है, उसके पास पैसे और पावर दोनों है। हमारा पूरा परिवार मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब जैसे ही रवि को उसकी दोनों बहुओं की बातें सुनता है तो रवि काफ़ी परेशान हो जाता है। अब इसके बाद थक हार कर रवि अपने फौजी बेटे अर्जुन के पास फ़ोन कॉल करता है और फ़ोन के माध्यम से अर्जुन को अपने दोनों बहुओं की पूरी कहानी सुनाता है। इसके बाद बेटा फौजी अर्जुन अपने पिता की बात सुनता है और गुस्से में पागल हो जाता है। अर्जुन फौजी अपने पिता रवि सिंह के कहता है कि पिताजी तुम किसी बात की फिक्र मत करो, तुम अपना ख्याल रखो, दोनों बहुओं का भी ख्याल रखो। मैं तो वो दो दिन के अंदर गांव वापस आ रहा हूँ। इसके बाद फ़ोन कॉल कट जाता है। जैसे ही 2 दिन का वक्त गुजरता है अर्जुन फौजी ट्रेन पकड़कर सीधा अपने गाँव आता है। अर्जुन फौजी गांव पहुंचता है वो तो रात के समय लगभग 7:30 बजे के आसपास का समय था। अर्जुन सबसे पहले अपनी भाभी काजल देवी से पूरी कहानी पूछता है। काजल देवी रोते रोते पूरी कहानी अर्जुन को बता देती है। काजल देवी बताती है कि मक्खनलाल सरपंच और उसका नौकर सुरेश ने गलत व गंदा काम किया है। अब काफ़ी दिनों पहले तुम्हारी पत्नी रीना के साथ भी दोनों ने गलत व गंदा काम किया है। फौजी अर्जुन अब अपनी पत्नी रीना से भी सारी कहानी पूछता है। रीना भी रोते रोते अपनी पूरी कहानी अर्जुन सिंह को बता देती है। अब इसके बाद फौजी अर्जुन सिंह उसी समय रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास एक लाठी लेकर निकल जाता है और फौजी अर्जुन सिंह सबसे पहले सुरेश नौकर के घर जाता है। सुरेश नौकर के घर से पता चलता है कि सुरेश नौकर सरपंच मक्खनलाल के घर गया हुआ है। इसके बाद जो अर्जुन होता है वह सीधे मक्खनलाल के घर पे जाता है। कहीं से उनका पता नहीं चलता है। पता चलता है मक्खनलाल तो अपने घर पे नहीं होता है। इसके बाद पूरे गांव में फौजी अर्जुन सिंह दोनों की तलाश करना शुरू कर देता है। मक्खनलाल सिंह उस नौकर सुरेश के साथ नदी के किनारे बैठ के दोनों शराब पी रहे थे। फौजी अर्जुन सिंह उसी समय पैदल चल के नदी के किनारे पहुंचता है। सरपंच सिंह चारपाई पे बैठा हुआ होता है नदी के पास में और सुरेश नौकर उसके पास बैठ के शराब पी रहा होता है। दोनों को काफ़ी नशा हो चुका है। अर्जुन फौजी मक्खनलाल सिंह सरपंच के पास पहुंचता है। सबसे पहले नौकर सुरेश पर 4-5 लाठियां बरसा देता है। अर्जुन फौजी उसकी वजह से नौकर सुरेश नीचे गिर जाता है। इसके बाद मक्खनलाल दबंग सरपंच पर भी 5-7 लाठियां बरसा देता है और मौका देखते ही मक्खनलाल सिंह सरपंच अपनी पिस्तौल बाहर निकालता है लेकिन फौजी अर्जुन सिंह की तरफ तान देता है। लेकिन अर्जुन सिंह फौजी एक जवान लड़का होता है। पलक झपकाते ही अर्जुन सिंह फौजी उसके हाथ पर लाठी मार देता है। इसकी वजह से पिस्तौल नीचे गिर जाती है। इसके बाद अर्जुन सिंह फौजी उस मक्खनलाल पर 10-12 लाठियां बरसाता है और मक्खनलाल सरपंच नीचे गिर जाता है। लेकिन अर्जुन फौजी उसी समय पिस्तौल उठा लेता है। देखते ही देखते दबंग सरपंच को 5-6 गोलियां मार देता है और सरपंच को
5 गोलियां मारने के बाद सरपंच नीचे गिर जाता है और मर जाता है और एक गोली सुरेश नौकर के सिर में मारी जाती है। उसके बाद वह सुरेश नौकर भी मर जाता है। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। अब जैसे ही इन गोलियों की आवाज़ गांव के अन्य लोग सुनते हैं तो वह देखते हैं कि फौजी अर्जुन सिंह ने एक हत्याकांड को अंजाम दे दिया है। इस पूरे हत्याकांड को देखने के लिए गांव के लोग दौड़ के नदी के किनारे आते हैं। अब इन गांव के लोगों में एक व्यक्ति होता है जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है। तकरीबन 1 घंटे के बाद पुलिस वहां पे पहुंचती है। पुलिस देखती है कि मक्खनलाल और उसके नौकर सब की लाशें नीचे पड़ी हैं। पुलिस इसके बाद सरपंच और नौकर की लाशों को बरामद करती है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और गांव के लोगों से पूछताछ करती है। तब गांव के लोग बताते हैं कि अर्जुन फौजी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लगभग 2 घंटे का वक्त गुजर गया है, वह अपने घर चला गया है। अब इसके बाद पुलिस होती हुई अर्जुन फौजी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अर्जुन फौजी पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताता है। और तो दोस्तों और जब पुलिस होती है वह अर्जुन फौजी की पत्नी और उसकी भाभी को पुलिस स्टेशन बुलाती है और पूरी कहानी सुनाती है। पुलिस मजबूर होकर अर्जुन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करती है। तो भविष्य ही तय करेगा दोस्तों अर्जुन फौजी को आखिरकार क्या सज़ा सुनाएगी। दोस्तों ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, न ही किसी के दिल को आहत करना है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही एक घटना के साथ। तब तक दोस्तों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। राधे राधे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।